हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरीज पॉइंट में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 20 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो वीडियो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2001 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान, बिहार, सिक्किम, उड़ीसा। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। देखिए, भारत का सबसे कम साक्षर राज्य बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। कितनी है? जो केवल 61.80% है। अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो बिहार भारत में सबसे कम साक्षर राज्य है। यह 63.82% साक्षरता के साथ भारत में ये 35वें स्थान पर है। ये याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विपरीत दृष्टिकोण से उत्पन्न प्रतिकूल यानी कि विरोधी परिस्थिति क्या कहलाएगी इनमें से? समन्वय, विचार मंथन, समझौता, मतभेद। क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए, उससे समझिए कि वो क्या कह रहा है, तभी आप आंसर लगाइएगा। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा मतभेद। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विपरीत दृष्टिकोण से उत्पन्न। विपरीत दृष्टिकोण रखता है अगर व्यक्ति कोई, तो उससे अगर उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थिति या विरोधी उल्टी यानी कि है ना परिस्थिति उत्पन्न होती है, वो क्या कहलाती है? समन्वय, विचार मंथन, समझौता या मतभेद। वो कहलाएगा मतभेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनगणना कितने अंतराल पर की जाती है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष या 15 वर्ष। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। भारत में जनगणना 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौखिक संचार में सबसे अधिक महत्व इसका होता है कि आप डैश 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 क्वेश्चन मार्क। अब इसके आगे आप आंसर लगाना है कि इसमें क्या आएगा। कहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं, कब कहते हैं, कैसे कहते हैं। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा कैसे कहते हैं। देखिए, हम वार्तालाप जो करते हैं, मौखिक संचार करते हैं, सबसे अधिक महत्व इसमें किस चीज़ का होता है कि हम कोई भी बात को कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं। मौखिक संचार यानी कि कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं। डिकराली शिक्षण विधि किससे संबंधित है? अपंग बालक, मानसिक रूप से निरुद्ध बालक, वाणी दोष युक्त बालक या प्रतिभावान बालक। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा मानसिक रूप से निरुद्ध बालक। डिकराली शिक्षण विधि किससे संबंधित है? मानसिक रूप से निरुद्ध बालक से संबंधित है। देखिए, मानसिक रूप से अवसाद ग्रसित बच्चों के लिए इस विधि का निर्माण किया गया था और विश्व में आवासीय शिक्षा की शुरुआत भी इसी विधि से हुई है। कौन सी शिक्षण विधि? डिकराली शिक्षण विधि की बात चल रही है। विशेष प्रकार की समय सारणी का निर्माण किया जाता है, जिसमें प्रातःकालीन भाषा की शिक्षा दी जाती है और सायंकालीन गीत, संगीत, नृत्य, वादन, खेलकूद इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे जो अवसादग्रस्त बच्चों का समाज में सामान्य रूप से जीवन यापन हो सके, इस कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर, थार्नडाइक, पावलोव, कोहलर। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा थार्नडाइक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुणसूत्र किससे संबंधित है? गुणसूत्र के विषय में हमने कई बार चर्चा की है। आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण, प्रजनन, श्वसन, पाचन। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण। देखिए, प्रजनन क्या होता है, श्वसन क्या होता है, पाचन क्या होता है, इसके विषय में हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इसका अलग से टॉपिक बन चुका है। गुणसूत्र किससे संबंधित है? तो ये क्या बचता है आपके पास? आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण। इसके विषय में भी हम बार बार पढ़ चुके हैं मॉक टेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरलॉक के अनुसार मानव विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? 6, 10, 8, 11। जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा 11। देखिए, 11 अवस्थाएं यहाँ पर डिस्क्राइब कर दी गई हैं। गर्भावस्था, शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वयः संधि काल, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था। कब से कब तक होती है ये एज, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये आप अच्छे से इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा और विस्तार से पढ़िएगा, ठीक है। मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। हरलॉक के अनुसार मानव विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? तो ये है 11 अवस्थाएं, ये आपके सामने है।
दिख रही होंगी आपको, ठीक है। तो अच्छे से नोट डाउन करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान के बीच खाद्य अवकाश फूड गैप के कारण प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण उत्पन्न होता है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, वसा एवं प्रोटीन, अंतर्ग्रहण एवं आवश्यकता, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा अंतर्ग्रहण एवं आवश्यकता। देखिए, खालिस्तान के बीच फूड गैप के कारण प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण उत्पन्न होता है। किसके कारण? अंतर्ग्रहण और आवश्यकता के कारण। जो फूड के खाद्य पदार्थ के बीच में जो गैप आ जाता है उसके कारण प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण यानी कि PEM है ना, उत्पन्न होता है। किसके कारण है ये? अंतर्ग्रहण एवं आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे किशोरावस्था के दौरान का खान पान से संबंधित विकार नहीं माना जाता है? बुलिमिया नर्वोसा, मासिक धर्म, एनोरेक्सिया नर्वोसा या ठूस ठूस कर खाना। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा मासिक धर्म। देखिए, किशोरावस्था का खान पान से संबंधित विकार नहीं है, ये होता है मासिक धर्म। ये खान पान से संबंधित विकार नहीं है, बल्कि बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा या ठूस ठूस कर खाना, ये सब खान पान से रिलेटेड विकार है, लेकिन ये मासिक धर्म ये नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। गर्भाशय के अंदर वृद्धि धीमी पड़ जाने यानी कि इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन IUGR के लिए इनमें से कौन सा कारक उत्तरदायी है? मादक पदार्थ, एल्कोहल या सिगरेट, गर्भावस्थाकालीन मधुमेह, उच्च रक्तचाप या हृदय रोग, माता को सामान्य से कम पोषण मिलना या उपयुक्त सभी। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। गर्भाशय के अंदर अगर वृद्धि धीमी पड़ जाती है शिशु की, तो इसमें कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो ये सभी ही उत्तरदायी हैं, ये सभी चीज़ें सही नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। यदि कोई बच्चा पीछे से पुकारे जाने पर नहीं मुड़ता, हाव भाव का अधिकतम उपयोग करता है और बोली जाने वाली भाषा नहीं समझता, तो वह ग्रस्त हो सकता है। किस चीज़ से? अधिगम, अक्षमता, मानसिक मंदता, श्रवण बाधा से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा श्रवण बाधा से। श्रवण बाधा से यदि कोई बच्चा पीछे से पुकारे जाने पर नहीं सुनता है तो उसे श्रवण बाधा होगी ना। हाव भाव का कोई भी बात बोलने से पहले वो अपने हाव भाव का उपयोग करता है और बोली जाने वाली भाषा वो समझता नहीं, तो इसका मतलब वो उसके कान में कोई प्रॉब्लम है ना, श्रवण बाधा है उसे, उसे सुन पाने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा कारक माता और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए जोखिम स्थिति नहीं है? याद रखिएगा, नहीं है पूछा है। माता की आयु 15 वर्ष से कम होना, बहुत कम अंतरालों पर बार बार गर्भवती होना, भार सामान्य से कम होना, माता की आयु 25 से 35 वर्ष होना। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा माता की आयु 25 से 35 वर्ष होना। देखिए, कौन सा कारक है जो माता और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए जोखिम की स्थिति नहीं है? ये होगी माता की आयु 25 से 35 वर्ष होना। ये कोई जोखिम की स्थिति नहीं है, बल्कि सामान्य से भार कम होना, बहुत कम अंतराल पर बहुत अधिक बार गर्भवती हो जाना, या माता की आयु 15 वर्ष से कम होना, ये जोखिम की स्थिति के कारक हैं। लेकिन इसमें क्या नहीं है? ये है 25 से 35 वर्ष माता की आयु होना, ठीक है। आगे देखते हैं। मजदूर मंजिल की शुरुआत निम्नलिखित में हुई थी? मर्थांदम प्रयोग, सेवाग्राम प्रयोग, गुड़गांव प्रयोग, नीलोखेड़ी प्रयोग। जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा नीलोखेड़ी प्रयोग। देखिए, यह परियोजना शरणार्थी पुनर्वास परियोजना भी कहलाती है। यद्यपि इसे 1943 से प्रारंभ किया गया था, किंतु 1948 में इसने पूरी तरह काम करना प्रारंभ किया। प्रारंभ कब किया गया था इसे? 1943 में, लेकिन पूरी तरह ये कब सामने आई जिसमें काम पूरी तरीके से होने लगा? 1948 में, जब इसने पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिए नया नगर क्षेत्र विकसित कर लिया। 5000 लोगों के लिए मजदूर मंजिल नामक नई बस्ती चलाई गई है ना, बसाई गई थी इनके लिए। 5000 लोगों के लिए मजदूर मंजिल नामक बस्ती बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुखी गर्भ निरोधक गोलियां खालिस्तान के द्वारा गर्भ निरोधन में मदद करती है। अंडोत्सर्ग रोकने, शुक्राणुओं को मारने, शुक्राणुओं और अंड कोशिका के बीच बाधा बनाने, अंड कोशिकाओं को मारने। जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा अंडोत्सर्ग रोकने।
देखिए, मैं आपको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये सब हमने बहुत पहले टुकड़ों में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो आप फटाफट मॉक टेस्ट लगा लेंगे। तो मुख्य गर्भ निरोधक गोलियाँ अंडोत्सर्ग रोकने के द्वारा गर्भ निरोधन में मदद करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यायालय के उस आउटरीच संपर्क अधिकारी को क्या कहते हैं जो शिकायतें करने और मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दर्ज करने में महिलाओं की मदद कर सकता है? कौन कहलाता है वो? सुरक्षा अधिकारी, दोषी, पुलिस अधिकारी या सेवा प्रदाता? तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा अधिकारी। इसके विषय में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। न्यायालय के उस आउटरीच यानी संपर्क अधिकारी को क्या कहेंगे जो महिला की मदद करता है शिकायत दर्ज कराने में या जज के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने में, उसे कहते हैं सुरक्षा अधिकारी, ठीक है। आगे देखते हैं। 1966 से 1967 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन हेतु आरंभ की गई क्रांति थी श्वेत, हरित, पीत या नील? तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा हरित क्रांति। देखिए, हरित क्रांति उस क्रांति को कहते हैं जिसका संबंध कृषि के उस तीव्र वृद्धि से है जिसमें रासायनिक उर्वरक तथा बीज के अत्यधिक उत्पादन से है, उसे हम क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। हिंदुस्तान में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966 से 67 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना खालिस्तान में हुई थी? लखनऊ, पंतनगर, पांडिचेरी, इलाहाबाद? तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा पांडिचेरी। देखिए, पहला कृषि विज्ञान केंद्र पायलट आधार पर तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पुदुचेरी में 1974 में स्थापित किया गया था। ये आपको याद रखना है, कब स्थापित हुआ था? 1974 में प्रथम बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ से हम हैं, जहाँ हम जाना चाहते हैं के बीच का अंतर है। क्वेश्चन को समझिएगा, जहाँ हम हैं, ठीक है, और जहाँ हम जाना चाहते हैं के बीच का अंतर है। योजना सेतु, घूर्णन सेतु, रूपरेखा या क्रियात्मक सेतु? तो जिससे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन को 4 से 5 बार पढ़िए, समझिए, उसके बाद आंसर लगाइएगा। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा योजना सेतु। देखिए, जहाँ हम अभी हैं, है ना, वर्तमान में, और जहाँ हम जाना चाहते हैं भविष्य में, उसके बीच का अंतर क्या होता है? योजना बना के चलना पड़ता है ना, योजना सेतु के अंतर्गत आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या प्रदान करके व्यवहार की आवृत्ति कम की जा सकती है? नकारात्मक प्रबलन, दंड, उपरोक्त दोनों, सकारात्मक प्रबलन? तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। देखिए, क्या प्रदान करके यानी क्या देकर हम व्यवहार की जो आवृत्ति होती है उसे कम कर सकते हैं? नकारात्मक चीज़ें और दंड दोनों देकर हम अपने जो घनिष्ठ व्यक्ति हैं या हमारे साथ के जो लोग हैं उनके बीच अगर कोई व्यवहार की हमारी चीज़ें हैं, वो सब उसमें डिफेक्ट पड़ सकता है। किसके द्वारा? नकारात्मक चीज़ों के द्वारा, दंड की प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे 20 क्वेश्चन। मैंने ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है, आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर लगाना है। अब आपका ज़्यादा समझाने का काम कुछ नहीं रह गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा है, उसकी जानकारी यूजफुल लग रही है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।